नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। अपने असम और पश्चिम बंगाल के एक दिवसीय दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में तेल एवं गैस परियोजनाओं को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, केंद्र सरकार असम सहित समस्त पूर्वोत्तर के समग्र विकास को लेकर है प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र की सरकार किसानों के हितों के लिए है प्रतिबद्ध। कहा, कृषि सुधार और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कृषि कानून अहम। पीएम ने कहा, किसानों को कृषि उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए सरकार लगातार कर रही है काम। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीद जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.30% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 645.10 लाख मीट्रिक टन धान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर जोर। देश में चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर सरकार का फोकस। खेती के क्षेत्र को बढ़ाने, भूमि की उर्वरा शक्ति को बेहतर करना है सरकार का लक्ष्य। और वाराणसी में पुष्प, फल और शाक भाजी प्रदर्शनी का आयोजन। वाराणसी के कंपनी बाग में लगा 2 दिवसीय प्रदर्शनी। लोगों को कृषि उत्पादों से परिचित कराना है प्रदर्शनी का मकसद। वोकल फॉर लोकल पर खासा फोकस। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री अपने एक दिवसीय यात्रा पर एक बार फिर उत्तर पूर्व के असम पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित धेमाजी का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य के लिए तकरीबन 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल 5 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने धेमाजी में बनने वाले धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि 44.98 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, उसका लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने बोंगाई गांव रिफाइनरी के इंडमैक्स इकाई का उद्घाटन किया। यह इकाई कुल 2600 करोड़ की लागत से बनी है। इस इकाई के बनने से एलपीजी बॉटलिंग की क्षमता बढ़ेगी, जिसका फायदा असम सहित उत्तर पूर्व को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने मधुबन, डिब्रूगढ़ और हेबेड़ा गांव, तिनसुकिया में अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने किसानों और वंचितों के समावेशी विकास का हमेशा न सिर्फ ख्याल रखा है, बल्कि उस दिशा में काम भी किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे पिछले 6 सालों में खेत के लिए बीज, खाद से लेकर बाजार तक के क्षेत्र में काम किया गया है। किसानों को सम्मान निधि से लेकर उनके पेंशन तक के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि कृषि सुधार भी किसानों की उपज को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। असम में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को और अधिक सशक्त किया जा सके, इसके लिए नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। साथ ही कहा कि सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कई प्रयास किए। इसके लिए अलग से ही मत्स्य मंत्रालय भी बनाया गया है। हमारी सरकार ने मछली पालन से जुड़ा एक अलग मंत्रालय काफी पहले ही बना चुकी है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जितना आजादी के बाद से खर्च नहीं हुआ, उससे ज्यादा अब हमारी सरकार खर्च कर रही है। मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई गई है, जिसका लाभ असम के मेरे मत्स्य उद्योग से जुड़े भाइयों को भी मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि असम का किसान, देश का किसान जो पैदावार करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। इसके लिए कृषि से जुड़े कानूनों में भी सुधार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसानों को नीम कोटेड यूरिया दिया गया, जिससे किसानों को फायदा पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि बंद पड़े फर्टिलाइजर कारखानों को फिर से खोला गया, क्योंकि बंद पड़े फर्टिलाइजर कारखानों का नुकसान सबसे अधिक गरीब मजदूरों और किसानों को ही उठाना पड़ता था। आजादी के दशकों बाद भी
जिन 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, उनमें से अधिकतर गांव असम के थे, नॉर्थ ईस्ट के थे। पूर्वी भारत के अनेक फर्टिलाइजर कारखाने गैस के अभाव में या तो बंद हो गए या फिर बीमार घोषित कर दिए गए। भुगतना किसको पड़ा? यहां के गरीब को, यहां के मध्यम वर्ग को, यहां के नौजवान को। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने चाय बागानों पर ध्यान नहीं दिया था, पर केंद्र सरकार ने असम की उर्वर जमीन का पूरा लाभ उठाया और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। इन टी गार्डन्स, उसमें काम करने वाले हमारे भाइयों बहनों को जीवन आसान बने, ये भी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। मैं असम सरकार की प्रशंसा करूंगा कि उसने छोटे चाय उत्पादकों को जमीन का पट्टा देने का भी अभियान चलाया हुआ है। भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने दशकों तक देश पर राज किया, उन्होंने दिसपुर को दिल्ली से बहुत दूर मान लिया था। इस सोच की वजह से असम का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आपके दरवाजे पर खड़ा है। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने लाभार्थियों को इस खाद्य सुरक्षा अभियान से जोड़ा गया। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 30 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया। देश के तमाम राज्य अधिक लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया में लगे हैं ताकि लाभार्थियों को लाभ दिलाया जा सके। सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने गुजरात में NFSA के क्रियान्वयन की समीक्षा की। भारत सरकार की भंडारण क्षमता के आधुनिकीकरण की भी योजना की जा रही है। इसके साथ साथ राज्य सरकारों को अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए ताकि और विस्तार दिया जा सके। अनाज वितरण की स्वचालित मशीनों का 5 शहरों में प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया जा रहा है। गुजरात ने भी अहमदाबाद शहर में प्रायोगिक तौर पर इस प्रकार की मशीन लगाने की इच्छा व्यक्त की है। इथेनॉल के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में मक्का के उपयोग की प्रचुर संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है, शोध चल रहा है। मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और धान की खरीद को बढ़ाने की संभावना है। इस समय उत्पादन की तुलना में उपार्जन का प्रतिशत बहुत कम है। गेहूं और धान दोनों का उत्पादन NFSA के अंतर्गत गुजरात की अनाज की वार्षिक आवश्यकता से अधिक है। वार्षिक आवश्यकता तक उपार्जन का लक्ष्य रखना चाहिए, जिससे न केवल स्थानीय किसानों को लाभ हो ताकि उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़े। गुजरात में मक्का के 3 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त अब इस बार उत्पादन हुआ है। गुजरात में पेट्रोल उत्पादों की अधिक खपत को देखते हुए उन्होंने इथेनॉल के उत्पादन में कच्चे माल के तौर पर मक्के के उपयोग की सलाह दी है। शीरे की कम उपलब्धता को देखते हुए इसकी कमी को मक्के से दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा मक्के से इथेनॉल के उत्पादन में प्राप्त होने वाले सह उत्पाद प्रोटीन में भी भरपूर होता है और संभावनाएं भी अधिक है। भारत सरकार की भंडारण क्षमता के आधुनिकीकरण की योजना पर भी चर्चा की गई। गेहूं के भंडारण के लिए 100 LMT यानी कि 100 लाख मीट्रिक टन स्टील साइलो का भी निर्माण किया जाएगा। और अब बात करते हैं हुनर हाट की। देश भर के दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों के स्वदेशी उत्पादों से सजा 26वां हुनर हाट नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा है। देश की विविधता में एकता के दर्शन कराते हुए इस हुनर हाट में क्या कुछ खास है, इस बारे में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से। लोकल फॉर वोकल की संकल्पना को साकार करने की दिशा में हुनर हाट काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। अभी हमारे साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी मौजूदा है। जानते मंत्री जी से ये कितना महत्वपूर्ण साबित होगा गाँव की जो प्रतिभाएं हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर उभारने में। हमारा देश का हर हिस्सा, हर कोना हुनरबाजों से भरपूर है, हुनर के उस्तादों से भरपूर है। और आप चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे, कच्छ से लेकर कटक तक देखेंगे, हर इलाके में एक अपनी उनकी अद्भुत कला है जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता ये रही है कि उनको हमें मौका भी देना चाहिए, मार्केट भी देना चाहिए, प्रोत्साहन भी देना चाहिए, ताकि जो हमारी ये शानदार और जानदार विरासत है वो जो है उसको परवान चढ़ाया जा सके। इस मेले की व्यापकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई है। ये 26वां मेला है, तो भविष्य में इस तरह के देश से बाहर भी क्या मेले आयोजित किए जाएंगे? हुनर हाट की जो लोकप्रियता है और हमारे दस्तकारों शिल्पकारों की जो शानदार उत्पादन है
उससे प्रभावित होकर के तमाम देश की सरकारों ने हमें लिखा है कि आप हुनर हाट हमारे देश में लगाइए। ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, पुर्तगाल है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है, कई देश हैं जिसमें अभी हम पुर्तगाल में तो शुरू भी करने भी जा रहे हैं। तो हम जब लोकल के प्रति वोकल होंगे तभी ये ग्लोबल होगा। डिजिटली तरीके से इसका किस तरह प्रचार प्रसार और दिखा जाए? हमारा हुनर हाट जो है वो ई प्लेटफॉर्म पे है, जो जेम पोर्टल है उस पे भी हुनर हाट है, जिसमें कि जो लोग नहीं आ सकते वो खरीदारी कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आप इस कार्यक्रम के जरिए पूरा करने की ओर अग्रसर है, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का एक परफेक्ट और प्रमाणिक प्लेटफॉर्म हुनर हाट बन गया है। भारत की विविधता में एकता के दर्शन इस मेले के जरिए देखे जा सकते हैं, तो इसमें आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आप देश हमारा अलग अलग जगहों के खान पान का देश है। आपको यहाँ पर त्रिपुरा का भी खाना मिलेगा, आपको केरला का भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश का भी मिलेगा, बिहार का भी मिलेगा, पंजाब का भी मिलेगा, गुजरात का भी मिलेगा, महाराष्ट्र का, हर देश के हर हिस्से का खाना एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका मानना था कि हुनर हाट के जरिए न केवल वोकल फॉर लोकल की संकल्पना को साकार करने में मदद मिल रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूती प्रदान करने का काम भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहित के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें शिमला मिर्च की खेती और क्या रखें सावधानियां। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद?
किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2007-8 में शुरू किया गया था। इसके लिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती के क्षेत्र को बढ़ाने, भूमि की उर्वरा शक्ति को बेहतर करने के अलावा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 के बीच 2,74,600 पंप सेट, 1,26,967 स्प्रिंकलर और लगभग 764 लाख मीटर पानी ले जाने के पाइपों का वितरण किया गया। मिशन के अंतर्गत इस अवधि में सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक तथा मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगभग 110 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सका है। नई और उन्नत फसलों के उत्पादन तथा संरक्षण तकनीकों के बारे में इस अवधि में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 60,000 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। इससे लगभग 18 लाख किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचा है। और अब बात करेंगे खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीद जारी है। देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर खरीदी की जा रही है। इससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर लगातार खरीदी जारी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.91% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 651.07 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदा गया है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 92.86 लाख किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,09,281.37 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन भी खरीदा है किसानों से समर्थन मूल्य पर। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो कुल खरीद का 31.50% है। सरकार ने अपने नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3,09,281.37 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन भी खरीदा है, ताकि किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,92,818 किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से एमएसपी पर 26,667.21 करोड़ रुपए मूल्य की 91,43,751 कपास की गांठें भी खरीदी गई हैं। 5,079 मीट्रिक टन खोपरा यानी कि जो 12 फसलें होती हैं उसकी खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई, यानी कि उनके खातों में पैसा भेजा गया है। एमएसपी पर खरीदी से 18,95,581 किसान लाभान्वित हुए हैं। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया देश भर के अलग अलग राज्यों से की जा रही है और इसका सीधा फायदा कहीं न कहीं किसानों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और बात करेंगे वाराणसी की। सफेद हाथी और सफेद मोर, वो भी फूल से बने हुए, और तरह तरह के फूल जिन्हें देखकर मंत्र मुग्ध हो जाए, ऐसा ही अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है वाराणसी के फल, पुष्प और शाक भाजी प्रदर्शनी में। पेश हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम की खास रिपोर्ट। वाराणसी का कंपनी बाग स्वागत कर रहा है अपनी पुष्प, फल और शाक भाजी 2 दिवसीय मंडली प्रदर्शनी में। इसमें तरह तरह के गुलाब, मौसमी फल और शाक भाजी का प्रदर्शन हो रहा है। वहीं फूलों से बने हिरन, हाथी और मोर आकर्षण के केंद्र और सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं। उद्यान विभाग इस प्रदर्शनी से किसानों के उत्पादों से लोगों को तो परिचित कराना ही चाहता है, साथ ही जीआई टैग दिलाकर बनारसी पान और लंगड़ा आम को विश्व में पहचान दिला रहा है। प्रदर्शनी की विशेषता में मुख्य रूप से मैं जो जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं, हमारे फूलों से बने हुए मोर, फूलों से बना हुआ बनारस का लंगड़ा आम, पान और रामनगर का बैगन, इसकी भी प्रस्तुति की गई है। 3 उत्पाद जो बनारस से जीआई के रूप में पंजीकृत होने वाले हैं, बनारस का लंगड़ा आम, बनारस का पान और बनारस का रामनगर बैगन, उस पर हम लोगों ने इतना आकर्षक प्रस्तुति दी है कि पूरी बनारस की जनता के साथ साथ विश्व के लोगों में इसकी पहचान और प्रसिद्धि कायम हो जाए।
प्रदर्शनी का उद्देश्य सही मायनों में सफल हो रहा है, क्योंकि हर आयु वर्ग के लोग आकर अपनी रुचि के अनुसार फल और फूलों की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही इन किसानों के जैविक और शुद्ध उत्पाद भी खरीद पा रहे हैं। इस जगह के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था और मुझे ये जानकर इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ पे फ्लावर और सब्जियों की प्रदर्शनी लगी है, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और ये जगह काफ़ी नॉलेजफुल है। उद्देश्य की प्राप्ति ही हर आयोजन का उद्देश्य होता है और ये प्रदर्शनी कुछ ऐसा ही करती प्रतीत हो रही है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है जो यहाँ के बनारसी लंगड़ा आम और बनारसी पान की कृति लिए हुए है और लोग यहाँ पे आकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण कल लेह लद्दाख में पूरे उत्साह के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन लद्दाख के सांसद जेमियांग सेरिंग नामग्याल ने किया। इस शीत महोत्सव को कोविड महामारी के बाद रोमांच, विरासत, संस्कृति की भावना को फिर से उत्पन्न करने की भावना के साथ आयोजित किया गया। इसमें कल हेरिटेज वॉक का भी आयोजन किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेकार को धन में बदलने की परिकल्पना की थी। आज आपको NIST के छात्रों और वैज्ञानिकों के एक अनूठा आविष्कार दिखाते हैं। इन वैज्ञानिकों ने डेली यूज में आने वाली प्लास्टिक का विकल्प तैयार किया है। प्लास्टिक की थैलियों और बर्तनों के स्थान पर कृषि अपशिष्ट से उत्पन्न ये जैव उत्पाद अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि कृषि अपशिष्ट से बने उत्पाद जहां आसानी से मिट्टी में गल जाते हैं, वहीं ये स्वच्छता की दृष्टि से भी सहायक साबित होते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पप्पन मोडे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कृषि अपशिष्टों से निकलने वाले बायोडिग्रेडेबल से टेबलवेयर जैसे कि प्लेट, चम्मच, कप और बैग तैयार किए हैं। दरअसल कच्चे माल में कृषि अपशिष्ट होते हैं। चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, पेच पाइन के पत्ते और पाइनएप्पल के पत्तों से कचरा इकट्ठा होता है। इन वैज्ञानिकों ने अनानास के पत्ते और गन्ने के कचरे इत्यादि से रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली शानदार वस्तुएं तैयार की हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अक्सर प्लास्टिक के उत्पादों के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कटलरी, जो बड़ी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, उसकी जगह अब पर्यावरण के अनुकूल खेती के कचरे से बने उत्पादों ने ले ली है। ये उत्पाद प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में रफ्तार भर रहे हैं। चीड़, अनानास और सेब की पत्तियां यहाँ किसानों के लिए सिरदर्द बन गई थी, क्योंकि वाजा कोकलम जैसे स्थानों पर फसल का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक फसल के रूप में उत्पादन किया जाता है। जब कोविड-19 महामारी देश में आई और लॉकडाउन हुआ, तो अनानास प्रसंस्करण फैक्ट्री परिसर से अनानास के पत्तों को हटाने की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। तब सरकार ने हमसे संपर्क किया और समाधान खोजने के लिए हमारी मदद मांगी, और तब हमने कृषि अपशिष्ट से जैव कटलरी का उत्पादन करने के बारे में सोचा था। हमने 1 या 2 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हमारा उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल कचरे या कृषि अपशिष्ट जैसे चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, गन्ने के कचरे और ऐसे ही कच्चे माल का उपयोग करके बायो कटलरी का उत्पादन करना है। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। अब कृषि का कचरा भी किसानों के लिए लाभ का सौदा बनता जा रहा है। कृषि कचरे से बने ये उत्पाद टिकाऊ और प्रकृति के अनुकूल तो हैं ही, प्लास्टिक उत्पादों के मुकाबले काफी सस्ते भी हैं। इन उत्पादों की मुख्य विशेषता ये भी है कि वो 30 दिनों के अंदर मिट्टी में घुल जाते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये उत्पाद न केवल प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उल्लेखनीय है, बल्कि ये कृषि अपशिष्टों के जलने के बाद के वायु प्रदूषण को भी कम करने में सहायक होंगे। त्रिवेंद्रम से चंदू नायर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।